अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से है। ठीक है, हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं आज से ऑनवर्ड। इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल की जाएगी 2020 टैक्स पीरियड में। 2020 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो किस तरह से फाइल की जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी इंडिविजुअल जो है, सैलरीड पर्सन जो है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सैलरीड इंडिविजुअल प्लस हैविंग अदर इनकम उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम बिजनेस अदर जो सिर्फ बिजनेस इनकम है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि इंडिविजुअल की रिटर्न किस तरह से फाइल होती है, एओपी की कैसे रिटर्न फाइल होती है, और कंपनी की रिटर्न किस तरह से फाइल होती है। ठीक है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलेगी इस सीरीज़ में। और आप इस वीडियोस को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली वो इंट्रोडक्शन है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से मुराद कि आपको फाइलिंग करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या वर्किंग्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आज जो है बेसिकली जो इंट्रोडक्शन, जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, जो वर्किंग्स रिक्वायर्ड है, वो सैलरीड इंडिविजुअल डिटेल्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल हैविंग नो अदर इनकम। ठीक है, सिर्फ सैलरी पर्सन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं आज कि सैलरी पर्सन को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या वर्किंग चाहिए रिटर्न की सबमिशन से पहले। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वर्किंग्स आपको चाहिए होंगी आपकी इनकम की। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको वर्किंग चाहिए आपकी इनकम की। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सैलरी की पूरी डिटेल चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, अब वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको रिसीट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सैलरी से अर्न कर रहे हैं, वो आपकी इनकम है। आपकी कहीं से रेमिटेंस आई है, किसी ने आपको पैसे दिए हैं, आपके अकाउंट में आए हैं, तो ये वो रिसीट्स जो आपकी इनकम नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में फ्लक्चुएट हुई है। ठीक है, अच्छा, रिसीट्स और इनकम में डिफरेंस है। इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं, रिसीट्स किसी की भी आपके अकाउंट में रिसीट आ रही है। अच्छा, एक्सपेंस, फिर आपने खर्चा क्या किया। नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो अपनी को इस तरह से रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं कर रहे होते कि क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। तो लमसम में आप एक आइडिया रखिएगा, नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, कि कितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में एज्यूम करें कि 1 लाख रुपए आए एक महीने में। ठीक है, आप मंथ एंड पे जाते हैं, आपने चेक किया कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है 90,000 रुपये आपने खर्च किया। अब उसको बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी फिगर है उसको उसको देख लें। अगर आपने कोई ट्यूशन फीस पे की है उसको देख लें, अगर आपने कोई बिजली का बिल पे किया उसको देख लें। तो मोटा मोटा खर्चा, वो कंप्यूटेशन किस तरह से करेंगे वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। अच्छा, ये तो वर्किंग चाहिए हमें, जिसकी जो इनकम की है, जो रिसीट्स की है, और जो एक्सपेंसेस की है। अच्छा, अब ये आप इनकम, रिसीट्स और एक्सपेंस, ये आप इसकी डिटेल कहाँ से लेंगे। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। जिस पीरियड की आप रिटर्न फाइल करेंगे उस पीरियड की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट आपको क्यों चाहिए, एक सेकेंड, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आपको बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए। अच्छा, देखिए, जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक के थ्रू ही होंगे। सैलरी आपकी बैंक में डिपॉजिट होगी। ठीक है, आप अगर कोई पेमेंट करेंगे या सैलरी विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है बैंक से ही विड्रॉ करेंगे। तो बैंक, अगर किसी की रिसीट्स आपको कैश आई हैं वो तो एक अलग
बहस है कि कैश रिसीट सही है, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, जो आपके बैंक में फ्लक्चुएट हो रहा है उसको आपको रिकॉर्ड में रखना है और ध्यान से उसको वर्किंग करनी है। अच्छा, तो बैंक में आपको जितना भी इनफ्लो हुआ जितना भी आउटफ्लो हुआ वो आपको बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, वर्किंग्स किस तरह से होंगी वो आप उस हवाले से भी परेशान नहीं होइएगा। अभी मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन जो है वो, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वर्किंग्स कौन सी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे, फिर वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स करने के बाद फिर हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे कि रिटर्न किस तरह से फाइल होगी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट टू एंड जो है वो पूरा प्रोसीजर आपको मैं इस सेशन में गाइड करूँगा, और आप अपनी रिटर्न इजीली खुद फाइल कर सकेंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब भी आप रिटर्न इंशाल्लाह खुद फाइल कर सकेंगे। अच्छा, अब आ जाए, वर्किंग डिस्कस कर ली, बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट एक डिस्कस कर लिया, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, आपको टैक्स डिडक्शन के सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, एक सर्टिफिकेट होता है कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स का। अच्छा, जो सैलरी जो सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जब आपको सैलरी मिलती है तो आपके अकाउंट में टैक्स डिडक्ट हो के नेट सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, डिपॉजिट होती है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए और इस पर डिस्कस करें। अच्छा, फॉर एज्यूम करें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, आपकी सैलरी पे एज्यूम कर रहे हैं कि 5,000 रुपये टैक्स मंथली जो है वो डिडक्ट होता है। तो 95,000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, 5,000 रुपये टैक्स डिडक्ट कर लेगा आपका एम्प्लॉयर। अच्छा, अब जब वो एम्प्लॉयर टैक्स आपका डिडक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपका टैक्स आपके बिहाफ पर जमा कराएगा एफबीआर में। ठीक है, तो जब वो जमा कराते हैं एफबीआर में, तो वहाँ से आप अपने एम्प्लॉयड से अपना सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स आप लीजिए कि भाई आपने मेरा पूरे साल में जो 5-5 हज़ार रुपये टैक्स काटा है मुझे उसके सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो वो आपको आपका एम्प्लॉयर अगर 11 महीने आपकी सैलरी जो है आ रही है तो 11 महीने की सर्टिफिकेट, वरना 12 महीने के, जितने भी आपको ईयरली आपने जो सैलरी डिडक्ट करवाई है टैक्स जो, आप उससे वो एम्प्लॉयड से अपने सर्टिफिकेट जो है वो उनसे कहें कि हमें सर्टिफिकेट दे दें। अच्छा, तो ये तो आपको सैलरी के टैक्स सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपका बैंक कैश विड्रॉवल के ऊपर जो आपने पैसा, आपका बैंक में सैलरी आई है, जब वो विड्रॉ करेंगे या कोई भी पैसा बैंक में आया और आप विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.6% टैक्स डिडक्ट होगा। बट ये फाइलर के केस में नहीं है। ये जो जो एटीएल में एक्टिव है उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए नहीं है। और जो नॉन फाइलर जिसको आप कहते हैं नॉट अपीयर्ड इन एटीएल, ये 0.6% नॉन फाइलर जो है, नॉट अपीयर्ड इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, उनसे डिडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको आपका ये कैश डबल का टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको बैंक से मिलेगा। अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपको बैंक से आपके मिलेगा। अच्छा, उसके बाद पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। अच्छा, अब आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। इसका सर्टिफिकेट आपको जो है वो, जो डेबिट कार्ड है तो जो बैंक आपका डिडक्ट करेगा वो आपको बैंक से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंडीशन ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप एक्स वाई जी आपका नाम है, ठीक है, अगर बिल आपके नाम पर है, अगर बिल आपके नाम पर है तो आप अपना टैक्स अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बिल आपके नाम पर नहीं है तो आप सैलरी का जो टैक्स है वो एडजस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपके नाम पर ही आना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर आपका कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक के ऑफिस से, या अगर आपके पास बिल की कैलकुलेशन है तो उस तरह
कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक के ऑफिस से, कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस है पाकि अगर कराची सिंध में है, तो अगर वहाँ पंजाब की साइड में है तो वहाँ पे वापडा वगैरह होता है, तो वहाँ से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपको टेलीफोन बिल। अच्छा, टेलीफोन बिल अगर आप पीटीसीएल सिम में यूज़ कर रहे हैं या फिर पंजाब में, मुझे उसका नाम याद नहीं, आईएस को समथिंग कुछ करके है, तो अगर वो आपका टेलीफोन बिल आप डिडक्ट आपके नाम पे है और उसमें आपका कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट आप जो है वो अपने ऑपरेटर से लें और या कैलकुलेट करके, और वो लेके आप उसको, आपको टेलीफोन बिल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप प्रीपेड मोबाइल के यूज़र हैं, अच्छा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सी बात है, आप मोबाइल पे अगर कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने कितने कार्ड चार्ज करवाए उसका बिल, तो उसका तो आइडिया आपको नहीं होगा, लेकिन आप जब ऑपरेटर से ऑपरेटर को आप कहेंगे कि मुझे मेरा टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें प्रीपेड के लिए भी और पोस्टपेड के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, तो आप अपने ऑपरेटर से इसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद इंटरनेट अगर आपको यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट अगर वो बिल आपके नाम पर है, तो आप इंटरनेट का सर्टिफिकेट लेंगे टैक्स रिडक्शन का, जो इंटरनेट की पेमेंट के ऊपर एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक एयर टिकट, अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से कराची, कराची से लाहौर, यहाँ इस तरह, तो डोमेस्टिक एयर टिकट के ऊपर अगर कोई आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपको एयरलाइन जिसने इशू किया टिकट, वहाँ से मिल जाएगा। ऑफिस से आप रब्ता कीजिएगा, आपको वो दे देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल एयर टिकट जो है वो लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा, तो आप वो एयरलाइन से टिकट सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपना, जिसने आपके टिकट इशू किए। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि एजुकेशनल फ़ीस के ऊपर, जो इंस्टीट्यूशन की फ़ीस है उसके ऊपर एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है आपका। ठीक है, तो अगर आपने कोई एजुकेशन फ़ीस पे की है, तो इसके ऊपर आपको एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको टैक्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने वो लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने रिमिट किए हैं अब्रॉड, तो इस केस के ऊपर बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज जो कंपनीज हैं, जो भी जिसने भी रिमिट रिमिट की है, वो टैक्स डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आपके बैंक से या फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताना आपको ये चाहूँगा, देखें, नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है रिटर्न फाइल करने की सैलरीड पर्सन की, वो कहते हैं कि भाई मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, बिजनेस इसका डिफरेंट सिनेरियो, मैं सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, होता ही है मोस्टली कि जो सैलरीड इंडिविजुअल, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनकी कोई और सोर्स इनकम नहीं होती, वो सिर्फ सैलरी अर्न कर रहे होते हैं, तो होता ही है कि उनका ऑब्वियसली सी बात है कि टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा होगा अपनी सैलरी पे, अगर वो टैक्स नेट में आते हैं। तो उनको जब टैक्स डिडक्ट होगा, तो उनके पास किसी ने एनटीएन बनवाया होगा, रिटर्न फाइल कर रहा होगा, कोई नहीं करते फाइल। अच्छा, रिटर्न फाइल करने के, ना फाइल करने के क्या बेनिफिट्स हैं, वो फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। अच्छा, अब नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, खुद फाइल करते हैं, यहाँ से देखा वहाँ से देखा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं, खुद फाइल की। अच्छा, खुद अगर फाइल की, तो वो क्या करते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम, अपनी इनकम दिखाई, इनकम के ऊपर जो टैक्स था वो दिखाया, और एक्सपेंस दिखा के रिटर्न फाइल कर दी। ये जितना भी पोर्शन होता है, ये जितना भी पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो काउंट ही नहीं करते, ना वो इस झंझट में पड़ते हैं। वो सिंपल अपने टैक्सेबल इनकम, अपनी टैक्स लाइबिलिटी या पेबल है जो भी, उसको फाइल कर देते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, ये आपने ऑब्वियसली सी बात है, आपने टैक्स अपने एडवांस की सूरत में जो डिडक्ट करवाए हैं, कलेक्ट करवाया या डिडक्ट करवाया। ठीक है, बिजली के बिल के ऊपर, टेलीफोन के बिल के ऊपर, मोबाइल के बिल के ऊपर, अदर चीज़ों के ऊपर, तो वो भी तो आपने टैक्स पे किया, आप उसको भी तो क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या नॉर्मली, फॉर एग्जांपल अगर सैलरी आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, और आप जो है वो 5,000 रुपये एज्यूम करें कि आपकी लाख रुपये महीने की सैलरी है, और 5,000 रुपये आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ आपकी एक सैलरी की इनकम है, तो उस केस में आपकी जो एंड पे आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड पे,
वो आपकी लाइबिलिटी जो आपके एम्प्लॉय ने टैक्स डिडक्ट किया है वो सेम होगी, तो उसमें कोई एक्सेस लाइबिलिटी नहीं आपके ऊपर लागू होगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जो आपने टैक्स सर्टिफिकेट के ऊपर ही डिडक्ट करवाया, जब आप ये क्लेम करेंगे तो आपका टैक्स रिफंडेबल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये को अगर देखें तो आपने 5,000 रुपये के हिसाब से फॉर एग्जांपल एक साल में आपने 60,000 रुपये टैक्स जमा कराया। अच्छा, अब इस केस में ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया 60,000 रुपये, और आप 60,000 टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं। अब आपकी एक ही सैलरी इनकम है सोर्स की। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आप जब एंड ऑफ द पीरियड अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे या रिटर्न जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो 60,000 ही करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई रिफंडेबल टैक्सेस नहीं आएगी। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये बेसिकली, जब आप अपने ये डिडक्शन एट सोर्स के ऊपर एडवांस टैक्सेस दिखाएंगे तो जितने भी आपने ये पे किए होंगे, फॉर एग्जांपल एज्यूम करें आपने 10,000 रुपये पे किए, तो इस केस में आपका 50,000 रुपये टैक्स बनेगा और 10,000 रुपये रिफंडेबल के सिनेरियो में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब रिफंडेबल वो किस तरह से क्या है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपको बेनिफिट कब देगी, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिडक्ट्स की जितने भी आपने टैक्स डिडक्ट करवाए हैं आपको बेनिफिट कब देंगे? बेनिफिट तब देंगे जब आपकी सैलरी इनकम भी है और अदर सोर्स की इनकम भी है। तो जो अदर सोर्स की अगर कोई आपके पास इनकम आ रही है और अगर आपने डिडक्शन एट सोर्स पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करवाया हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी एक्सेस हो रही होगी वो आप अपनी जब ये दिखाएंगे कलेक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स तो आप अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं, आप एज्यूम ये करें हमारी सैलरी से इनकम आई 12 लाख रुपये। ठीक है, अच्छा, और हमारी अदर इनकम है 5 लाख रुपये। टोटल इनकम हमारी हो गई 17 लाख रुपये। ठीक है, अच्छा, वैसे तो डिडक्शन एट सोर्स पे टैक्स आपका कट जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल अगर वे में चलें तो 12 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम है जिसके ऊपर आप 60,000 रुपये ऑलरेडी कटवा चुके हैं टैक्स अपना। ठीक है, 60,000 रुपये आप टैक्स ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया है। इस केस में तो आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, एज्यूम करें कि 5 लाख रुपए आपकी अदर सोर्स की इनकम है और इस इनकम के ऊपर आपका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके एज्यूम करें कि इस केस में आपके पास लाइबिलिटी बन रही है, फॉर एग्जांपल एज्यूम करें 30,000। ठीक है, आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आती है 30 लाख रुपए ईयर एंड में। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपकी लाइबिलिटी बनी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी 30,000 रुपये बनी, क्योंकि आप आपकी टोटल लाइबिलिटी थी आपकी 90,000 रुपये। ठीक है, जिसमें से आप 60,000 रुपये जमा करवा चुके हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट किया है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आप डिडक्ट ऑलरेडी जो है वो जमा करवा चुके हैं अपने ब्याज पे। अब 30,000 रुपये आपको नेट लाइबिलिटी बनी जो आपको जमा करवाना है। ठीक है, 30,000 रुपये। तो अब जब आप ये सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिडक्शन टैक्स जब आप क्लेम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अब इस सिनेरियो में आपने जो आपकी लाइबिलिटी बननी है जिसको आप टैक्स पेएबल कह लें, वो बन रहा है 30,000 रुपये। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि आपने ये सर्टिफिकेट डिडक्शन ऑफ टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स आपने जमा करवा दिया है, डिडक्ट करवा चुके हैं, वो आपने करवाया 25,000। तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 5,000 रुपये। नेट लाइबिलिटी आपकी 25,000 रुपये। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखें, ये बेनिफिट है आपको, ये सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और रिडक्शन टैक्स जमा करा है अपने क्लेम करने का। देखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स जो जमा करा है तो वो आपके पैसे गए, ऑब्वियसली सी बात है। आप तो लॉ क्या कहता है कि आप एंड में अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करें। अगर आपने ज़्यादा टैक्स जमा करा है तो आप रिफंड क्लेम कर लें, अगर आपने कम टैक्स जमा करा है तो डिफरेंस अमाउंट पे कर दें। तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी बन रही है 90,000 रुपये, जिसमें से 60,000 रुपये आपने जमा करवाया हुआ है जो आपके एम्प्लॉय ने डिडक्ट किया है, और अदर इनकम के ऊपर हम एज्यूम कर रहे थे कि 30,000 रुपये टैक्स बनता है, टोटल बना 90, जिसमें से आपने 60,000 रुपये जमा कराया है। 60,000 जमा कराया तो नेट आपके पास 30,000 रुपये की लाइबिलिटी आएगी। अगर आप ये टैक्स जो आपने डिडक्ट करवाया है इसको क्लेम करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये आपने जो है वो जमा कराएं। अब इस केस में नेट लाइबिलिटी आपकी बनी नेट पेबल 5,000 रुपये, और एज्यूम करें आपने 35,000 रुपये जमा करा दिए। ठीक है, तो अगर जब 35,000 रुपये आपने इस डिडक्शन में जमा करा दिए, डिडक्शन एट सोर्स पे आपने डिडक्ट करवा लिए, तो आपका 5,000 रुपये रिफंडेबल आ जाएगा। उल्टा आपको मजीद जमा नहीं करवाना पड़ेगा। इस केस में अगर आप ये चीज़ें क्लेम नहीं करेंगे अपनी, तो आपको 30,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। बट अगर आपने ये चीज़ें क्लेम की, अपनी टेलीफोन है आपकी, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका मोबाइल, आपकी एयर टिकट, एजुकेशनल फीस और बैंक विड्रावल, बैंक ने जो डिडक्शन किया, आप जब वो क्लेम करेंगे तो आपका रिफंडेबल उल्टा आ जाएगा बजाय पे करने के। तो आप मज़ीद टैक्स जो है अपने आप को गवर्नमेंट को ना दें, एफबीआर को ना दें, आप ये जो आपने टैक्स डिडक्ट करवाया इसको दिखाएं। अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि ये जब चीज़ें ऐड करें, कलेक्ट करें, तो रिटर्न्स नॉर्मली जो जो खुद फाइल कर रहे होते हैं सैलरीड पर्सन, वो इन झंझट में नहीं पड़ते। वो कहते हैं यार हमें बस सिंपल वो फाइल करते हैं, या शायद उनको इस किस्म की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, और उनके लिए कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को क्लेम ना करें, आप जमा करा दें, ये 30,000 रुपये आप जमा करा दें। लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आपको ये चीज़ें दिखानी होंगी, आपको ये डिडक्शन एट सोर्स पर टैक्स क्लेम करने होंगे, ताकि आपकी लाइबिलिटी या तो रिड्यूस हो, या तो ज़ीरो हो जाए, या तो फिर उल्टा रिफंडेबल हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये वो टैक्सेस, एडजस्टेबल टैक्सेस मैंने डिस्कस किए हैं डिडक्शन एट सोर्स पे, जो मोस्टली जो है वो हर जो पर्सन के साथ है वो बिलोंग कर रहे होते हैं। इस तरह फर्दर मल्टीपल और है, प्रॉपर्टी है, टोकन टैक्स है व्हीकल का, तो वो सब फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सारे टैक्सेस हैं, ठीक है, फंक्शंस गैदरिंग के ऊपर, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर, डायरेक्टरी फीस, और इस तरह की टोकन के ऊपर, ऑक्शन के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मज़ीद और जो है वो डिडक्शन सोर्स पर टैक्स है। तो आप अपने माइंड में सिर्फ ये रखें कि आपने डिडक्शन एट सोर्स पर टैक्स कितना डिडक्ट करवाया, कहाँ का डिडक्ट करवाया, उसको आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने डिस्कस किया आपसे कि वर्किंग्स आपको क्या क्या चाहिए। मैं एक बार समराइज जो ओवरव्यू वो जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, जिसकी कोई अदर सोर्स की इनकम नहीं है, उसको वर्किंग्स क्या चाहिए। वर्किंग्स आपको चाहिए इनकम की, आपको रिसीट्स की, आपको एक्सपेंस की। अच्छा, अब ये वर्किंग्स के लिए आप परेशान होंगे ये हम कहाँ से लें, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी उस पीरियड की जिस पीरियड की आपने रिटर्न फाइल करना है। तो आप बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करेंगे अपनी, उसमें से आप प्लस माइनस जो भी आपको करना है वर्किंग्स करेंगे, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कलेक्शन और रिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जिसने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, आपको उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें सैलरी है, कैश विड्रॉवल है, रेमिटेंस क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जो किया अब्रॉड, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, प्रीपेड टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, डोमेस्टिक एयर टिकट है, इंटरनेशनल एयर टिकट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फीस है, एजुकेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो कि रेमिट अब्रॉड की ये अच्छा, ये इंट्रो था आज के हवाले से। अच्छा, अब इसके बाद वर्किंग्स, ये जो वर्किंग्स है इनकम रिसीट एक्सपेंसेस की, ये वर्किंग्स बैंक स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से की जाएगी, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अच्छा, वर्किंग्स किस तरह से की जाएंगी और हमारी नेट लाइबिलिटी जो वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा। तो इंशाल्लाह आप ये सीरीज़ देखने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप इजीली अपनी रिटर्न सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का या नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो आप इजीली अपनी रिटर्न इजीली खुद फाइल जो है वो कर पाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कंसल्टेंट के थ्रू रिटर्न फाइल करने की,
क्योंकि मोस्टली लोग ये करते हैं कि कंसल्टेंट को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि उनको पैसा देना वहाँ पे पसंद नहीं है। तो वो खुद ही फाइल करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि वो गलत फाइल कर देते हैं, और फिर उनको अगर खुदा ना करे किसी किस्म का नोटिस आ जाए, तो नोटिस तो ऑब्वियसली सी बात है वो खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर तो वो कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं। फिर कंसल्टेंट जो है उनसे फिर वो अपने हिसाब से पैसे चार्ज करता है। तो इससे पहले कि आप गलत रिटर्न फाइल करें, आप उसको प्रॉपर वे में करें, और जिसमें मैं आपके साथ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी गाइड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अच्छा, फर्दर जो है वो इंशाल्लाह वर्किंग्स किस तरह से करेंगे और बैंक स्टेटमेंट से किस तरह से वर्किंग एक्सट्रैक्ट करके करेंगे, सब वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल सके। सेकंड, ये जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं थैंक यू कहता हूँ, और वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन आइकन उन्होंने प्रेस किया हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रेस नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का आपके पास नहीं पहुंचेगा, और जिस वजह से वीडियो आप मेरी मिस कर सकते हैं। अच्छा, तो आज यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे फीडबैक प्लीज़ आप शेयर किया करें। अच्छा, फीडबैक मुझे आपका ज़रूर चाहिए होगा। आप नीचे कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दिया करें प्लीज़। कोई क्यूरीज हो, आप क्यूरीज रेज करें, मैं उसको आपको टाइमली इंशाल्लाह जो है वो जवाब दूंगा। नीचे कमेंट करें, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड हुआ है, वो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्यूरी के हवाले से। और फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। फर्दर अगर आपकी कोई सजेशंस हो किसी टॉपिक्स के ऊपर, या कोई मसले मसाइल हों, तो अगर वो आप ज़रूर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको जो है वो उसको चेक करके फिर उसको गो थ्रू करेंगे फर्दर। तो आज के लिए रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।